तो क्या ये मुमकिन है, जैसा कि आपने अभी इस बात का तर्क दिया है, कि सिविलाइजेशन की शुरुआत अमेज़न जंगलों में हुई, कोस्ट के बजाय? मुझे लगता है कि दक्षिण अमेरिका में धर्म अमेज़न में शुरू हुआ। मेरा मानना है कि वहाँ बहुत पुराने लोग थे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि असल में पूरे अमेरिका में सबसे पुरानी पोट्री उन सभी जगहों में जहाँ सिविलाइजेशंस विकसित हुईं, सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों का पता कहाँ चला है? अमेज़न के बीचों-बीच। तो अमेज़न में इंटरेस्टिंग कल्चर्स विकसित हो रही थी। तो क्या आप कहेंगे कि रिलिजन सिविलाइजेशन से पहले आया? आपको क्या लगता है? साउथ अमेरिका में कराल और एस्पेरो, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये अजीब है कि वहाँ आर्ट और रिलीजन का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हमारे पास पिरामिड्स और वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम टेम्पल्स कहते हैं, लेकिन हमें सच में नहीं पता कि वहाँ क्या होता था और वहाँ किसी भी तरह की रिलीजियस आइकोनोग्राफी और सेरेमोनीज या फिर इस तरह की कोई चीज नहीं दिखती। पहली बार हमें ऐसे सिंबल्स तभी मिलते हैं जब वो कल्चर खत्म होने लगता है, लगभग 1800 ईसा पूर्व में। इसके बाद एक नया कल्चर जिसे चविन कहा जाता है उभरने लगता है और उनका मुख्य मंदिर एंडीज पर्वतों में था, जो अमेजन और कोस्ट के बीच सबसे आसान रास्ता था। एक ऐसा स्थान जहां दोनों जगहों के बीच आने जाने में सबसे कम मुश्किलें थीं। और जितना मैं जानता हूं, इस जगह से इस मंदिर तक जाने में लगभग 3 दिन लगते हैं। यही वो जगह है जहां हमें सबसे पहली रिलीजियस आइकोनोग्राफी दिखती है और ये पूरे टेम्पल्स में फैली हुई है। और वहाँ की कुछ चीजें सच में कोस्ट से आई हुई लगती हैं, लेकिन चित्रकला में पूरी तरह से जगुआर, सांप और मगरमच्छ दिखाए जाते हैं और वो समुद्र तट से नहीं आते हैं। वो सारी चीजें अमेजन से आ रही हैं। मतलब रिलिजन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। धर्म सबसे पावरफुल आइडियाज़ में से एक है। ये वो सबसे मजबूत मिथक हैं जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। और आपके अनुसार ये शक्तिशाली आइडिया साउथ अमेरिका में अमेज़न से शुरू हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि ऐसा ही हुआ। अम, और आप ये भी सही कह रहे हैं। आइडियाज सच में हथियारों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी उन्हें देख नहीं सकती। हम देख सकते हैं, कभी कभी हम आइडियाज को उनके द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स और उनके प्रभाव में देख सकते हैं, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन की समस्या है। क्या हम सही हैं कि किस आइडिया ने इसे जन्म दिया? ये वो चीजें हैं जिन्हें आर्कियोलॉजी पकड़ नहीं सकती। ये आर्कियोलॉजी और प्राचीन इतिहासों की जांच का एक बड़ा चैलेंज है। हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि वे आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या बना रहे थे, बल्कि यह भी समझना होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये असल में वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं, इन लोगों को समझने की कोशिश करना। और ये असल में एक जासूसी जैसा काम है। हमें पता है कि हम एक टोटली अधूरी और गलत रिकॉर्ड से निपट रहे हैं। हमारे पास बस समय की कसौटी पर खरी उतरी चीजें हैं। अगर हम इस कमरे को देखें, यहाँ अगर इस कमरे में 2000 सालों तक मौसम का असर हुआ, तो यहाँ क्या बचता? और हम क्या सोचते कि यहाँ क्या हुआ था? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ इस कमरे में नहीं, बल्कि अगर आप हज़ारों ऐसे कमरों को देखें, तो शायद आप चीज़ों को जोड़ना शुरू कर सकें। अलग-अलग आइडियाज़ जो दुनिया पर राज करते थे, अ, धर्म और अलग-अलग विचार। मुझे इस फांग देवता के बारे में बताइए। आपके ज़्यादा विवादास्पद आइडियाज़ में से एक ये है कि आप मानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं में एक ऐसा धागा है, जो अलग-अलग सभ्यताओं, इंडियन क्षेत्र की समाजों को जोड़ता है और उस धर्म से, जिसे वो फॉलो करते थे। और ये मुख्य धारा की सोच से ज़्यादा एकेश्वरवादी है। यही तो मैं सोचता हूं। और मेरा मानना है कि ये सब उस दांतों वाले देवता के बारे में है, जो हजारों साल पहले अमेजन से बाहर निकला और एंडीज की तरफ आया, और एक धर्म ने वहां जड़ें जमा लीं। ये शायद कोस्ट और अमेजन के विचारों का मिला-जुला रूप हो सकता है, लेकिन वही एकमात्र क्रिएटर देवता था। मेरी राय में ये सभी संस्कृतियों और लोगों के बीच जुड़ा हुआ था, और अमेजन के लोग अब भी उसके बारे में बात करते हैं। कुछ ग्रुप्स में उसका नाम विहोमासे है, लेकिन उनका कहना है कि उसके उसके दूत पृथ्वी पर जगुआर है और वो सृष्टि के देवता हैं। वर्तमान मुख्यधारा की सोच ये क्यों मानती है कि ज़्यादातर धर्म एकेश्वरवादी नहीं है? खैर, वहां वास्तविक पैंथियंस का अस्तित्व था। ग्रीस का एक था, मिस्र का एक था, मेसोपोटामिया का एक था, और प्राचीन दुनिया के बहुत से शुरुआती धर्म पैंथियंस पर आधारित थे। और मुझे लगता है कि यही एक समस्या का हिस्सा था। शुरुआती आर्कियोलॉजिस्ट वहां इस पूर्व धारणा के साथ गए थे कि प्राचीन संस्कृतियों के पास पैंथियन होते हैं
और इसलिए वे कला में उन्हें ढूंढने लगे थे। उन्होंने इस तरह की चीजों के बारे में सोचा। उन्हें शार्क गॉड, मून गॉडेस, सन गॉड जैसी चीजें मिली। लेकिन जब मैं इस आर्ट को देखता हूं, और मुझे यहीं ऑस्टिन टेक्सास में एक आर्ट हिस्टोरियन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, तो आप आर्ट में कुछ डायग्नोस्टिक ट्रेट्स को समय के साथ ट्रैक करते हैं ताकि उसका विकास समझ सकें। जब मैं इसे देखता हूं और इस मेथोडोलॉजी को अपनाता हूं, तो मुझे एक ही चेहरा दिखाई देता है। गॉगल जैसी आंखें, लंबे नुकीले दांत, पंजों वाले हाथ पैर, और उसके सिर और बेल्ट से लटके हुए सांप। उसकी पहचान करने वाली खूबियां बहुत साफ हैं। वो लोगों के सिर काट कर उन्हें इधर उधर ले जाना भी पसंद करता है, लेकिन वही दांतों वाला देवता है और वो वहीं मौजूद है। ये चाविन डीहू अंटार में दिखाई देता है, जो चविन संस्कृति की राजधानी थी, और फिर वह हर संस्कृति में दिखता है, यहां तक कि हजारों मील दूर तक भी। और ये सिलसिला अगले 2000 सालों तक भी चलता रहा, यहां तक कि इनका में भी उसका प्रभाव देखा जाता है। और इनका के पास एक क्रिएटर डेइटी है जिसे वो विराकोचा कहते हैं, लेकिन विराकोचा ही फैंग्ड देवता है। जब हम इनका के समय तक पहुंचते हैं, तो वो कुछ ऐसा करते हैं जो लगभग एक इस्लामिक चीज की तरह है, जहां वो कहते हैं कि आप विराकोचा के चेहरे को समझ नहीं सकते। तो जब वो इसे एक कॉस्मोग्राम में दिखाते हैं, तो वो इसे बस एक आकृति बना देते हैं, जैसे कि वो अनजाना है लेकिन वो सबसे ऊपर मौजूद होता है। मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीजों को गलत समझ रहे हैं। जिन्हें हम पहले देवता कहते थे, वो बस सुपरनैचुरल बीइंग्स हो सकते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी को एक अलग नजरिए से देखें, जो निश्चित रूप से एक ईश्वरवादी है ना? और ऐसा ना कहना तो हेरेसी होगा। लेकिन ये बाकी सभी किरदार कौन है? ये सभी देवदूत और राक्षस कौन है? और मेरा मतलब जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट कौन है, मैं खुद नहीं जानता। लेकिन वो भी किसी तरह का सुपरनैचुरल बीइंग ही है। लेकिन इस एकेश्वरवादी सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वे भगवान नहीं होते। यहीं पर मुझे लगता है कि एंशिएंट इंडियन आर्ट को लेकर हमारी गलतफहमी की जड़ है। तो कला का समय के साथ विश्लेषण करने का तरीका क्या है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस संस्कृति के लिए कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं? क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा रूप बार बार दिखाई देता है? खैर, निश्चित ही लिखने की शुरुआत से पहले आर्ट में कई तरह के एनकोडेड अर्थ होते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम डायग्नोस्टिक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हम ग्रीक पैंथियन में भी ऐसा ही कर सकते हैं। ग्रीक पैंथियन में भी ऐसा ही है। आप उनके कपड़ों और जो चीजें वो पकड़े हुए हैं, उनके आधार पर अलग अलग गॉड्स को पहचान सकते हैं। आप हेडीज और ज्यूस में फर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग चीजें होती हैं, लाइटनिंग बोल्ट्स, ट्राइडेंट्स या जो भी हो। तो इन सभी के पास अपने डायग्नोस्टिक एलिमेंट्स होते हैं। यही तरीका है जिससे आर्ट हिस्ट्री समय के साथ आर्ट का विश्लेषण करती है। एक बार जब हम इसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रख पाते हैं, तब हम कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ चविन संस्कृति में एक देवता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 500 साल बाद, और अब हम मोचे और नाज़का संस्कृति में पहुंच चुके हैं। तो बताइए, मतलब यहाँ देवता कहाँ है? और जो मैं देखता हूं वो वही एक व्यक्ति है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि एक पूरी पहचान है, जो बार बार हजारों सालों तक हर संस्कृति में दिखाई देता है। उसके पास उसकी आंखें गोल होती हैं, उसका मुंह दांतीय होता है, और उसके हाथों और पैरों में क्लॉज हैं। वो एक ह्यूमनॉइड है, लेकिन उसके सिर से हेयर की तरह स्नेक्स निकल रहे हैं, और उसके बेल्ट से भी स्नेक्स लटके हुए हैं। और फिर चाविन में इतना नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, वो कटे हुए इंसानी सिर इधर उधर ले जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वे पुराने लिटरेचर में मोचे उसे डिकैपिटेटर देवता कहते हैं। लेकिन फिर उनके पास और भी देवता हैं, जैसे क्रैब देवता और फॉक्स देवता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जैसे, तो क्रैब देवता बस उसी का फेस क्रैब के ऊपर बना हुआ है, और फॉक्स देवता उसी का फेस फॉक्स के ऊपर बना है। तो मुझे लगता है इस मामले में मैं इसे वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे जूस ने किया था। मतलब कैसे जूस किसी भी एनिमल में बदल सकता था, जिससे वो जिस भी महिला के पास जाना चाहता था जा सके। वो किसी भी फॉर्म में प्रकट होता था, लेकिन हमेशा जूस ही रहता था। मुझे लगता है कि ये फेंग्ड देवता भी
कला के माध्यम से लोगों और जानवरों के जरिए प्रकट होता था। और भी कहानियां शामिल हैं और हमारी माइथोलॉजी की कई कहानियां खो चुकी हैं। सैकड़ों हजारों सालों तक, चाविन से लेकर मोचे इंका तक, जैसा कि आप कह रहे हैं। ठीक है, वारी में भी इसके निशान मिलते हैं। टिवानाकू, वो फेमस जगह पुमापुंकू, वहां भी इसका जिक्र है। मैं सोचता हूँ कि ये विचार कैसे फैले और बदलते गए, खासकर इस दांतों वाले देवता के बारे में। मुझे लगता है कि लोग चले और इसे प्रचारित किया। चाविन जैसे स्थान और बाद में इनका टाइम्स में पचाकामाक नामक स्थान, ये सब तीर्थ स्थान थे जहां लोग आते थे। अगर बीमार होते थे तो हीलिंग के लिए, लेकिन साथ ही शक्तिशाली शक्तियों को सम्मान देने के लिए भी। जो भी हैं, तो चाविन वो जगह थी जहां अमेजन और कोस्ट के लोग एक साथ आते थे। असल में आर्कियोलॉजी में हमने वहां देखा कि पिरामिड्स के नीचे इंटरेस्टिंग भूल भुलैया हैं, जिनमें हर जगह फेंग्ड देवता का चित्रण है। जिसमें एक भूल भुलैया पूरा पॉटरी से भरा हुआ है, और फिर अगले भूल भुलैया में एनिमल बोन्स है, और फिर अगले में स्टोन से बनी चीजें। लोग वहां आते थे और ट्रिब्यूट देते थे, फिर वहां से सीख कर अपने समुदायों में लौट जाते थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये तीर्थ स्थलों से फैलकर अलग अलग जगहों में टेम्पल्स की स्थापना का कारण बना। कोई वापस जाता है और वे दांतों वाली देवता के लिए एक मंदिर बनाते हैं। क्या हमें उनके दांतों वाले देवता के साथ उनके संबंध के बारे में ज्यादा जानकारी है? और उनके लिए उस देवता की शक्तियों का क्या मतलब था? क्या ये क्या वो लोग दांतों वाले देवताओं और सर्वज्ञानी भगवान से डरते थे, या फिर ये ऐसा कुछ था जो खुशी और अच्छी फसल लाता था, या फिर इसे डर कर देखा जाता था और जानवरों और इंसानों की बलि दी जाती थी ताकि उसकी शक्तियां बनी रहें? मुझे लगता है कि इसके दो रूप थे। जैसे कई हिंदू गॉड्स के होते हैं, एक स्वरूप भयावह होता है और दूसरा सुंदर है। मुझे लगता है कि इस देवता की भी वही क्वालिटीज थीं, क्योंकि हमें इसका चित्रण एक फियरस वॉरियर के रूप में भी मिलता है जो लोगों के सिर काटता है, और वो एक जैगुआर भी है जो अपने आप में ताकत और उग्रता का प्रतीक है। लेकिन फिर उसके बारे में कुछ और मजेदार बातें हैं, जैसे कि वो बहुत सारी हीलिंग सेरेमोनियों में जरूर शामिल है, और मोचे सभ्यता में उन हीलिंग सेरेमोनियों का सेक्स एक्ट्स से गहरा संबंध है। वहां एक पूरी कैटेगरी की सेक्सुअल पॉटरी मौजूद है जिसमें प्रीस्ट्स औरतों या मर्दों के साथ सेक्स कर रहे हैं, और उनमें से और कुछ में तो उनके चेहरे बदलकर उस फैंग देवता में बदलते दिखते हैं, जैसे वो उनके जरिए ही वो एक्ट कर रहा हो। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हंसाती है और उनकी कोमल साइड दिखाती है, वो ये है कि उस फैंग डीटी के पास एक छोटा सा पप्पी भी है। एक पप्पी जो उनके पैरों के आसपास मस्ती में नाचता रहता है और कभी कभी उन पर उछलता है अलग अलग सीन में। लोग उसे बार बार देखते हैं। कभी वो इन हीलिंग सेक्स सीन में होता है। असल में मैंने इसका पता लगाया। दरअसल मैंने उस पपी को अलग संदर्भों में ट्रैक किया, जिसमें एक पुजारी किसी के साथ सेक्स कर रहा था और दांतों वाला देवता भी था, और पपी दरवाजे पर खरोंच रहा था जैसे कह रहा हो, तुम मुझे भूल गए। फिर एक दिन मैंने एक देखा जिसमें पप्पी महिला के साथ सेक्स कर रहा था बजाय दांतों वाले देवता के। मुझे लगा वह सच में इसमें बहुत शामिल दिखाई दे रहा है। यह अजीब पपी क्या है? तो हाँ, वह सिर भी उतारता है, लेकिन उसे अपना पपी बहुत पसंद है। ये एक्चुअली अब ये सब और भी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि मैंने वो पेपर देखा जो आपने 30 साल पहले शमनिज्म और मोचे सभ्यता पर लिखा था। उसकी ओपनिंग लाइन थी, मोचे इस पेपर का मुख्य फोकस है। सेक्स, पपीज और हेडहंटिंग को प्राचीन मोचे शमनिज्म से जुड़ा हुआ दिखाया जाएगा। तो अब मुझे समझ आया। पहले मैं सोच रहा था पपीज पपीज, हाँ ये सही है। और हेडहंटिंग, वो तो डिकैपिटेटर है। सही कहा। और मैंने अब उस लिस्ट में रॉक एंड रोल भी जोड़ दिया है। रॉक एंड रोल ये तो मैं पहले से जानता हूँ, म्यूजिक भी इसका बड़ा हिस्सा है।